हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में इस चैप्टर का बहुत सारा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए थे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे। तो यदि आप लोग पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में ना छूटे। और आज के इस क्लास में हम आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके किताब में दिए हुए हैं, यानी कि जब चैप्टर के अंत में जो वाला प्रश्न दिया रहता है सिर्फ वही प्रश्न बताएंगे, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, कुछ खाली स्थानों को भरने वाला भी है और कुछ लघु उत्तरीय है और कुछ दीर्घ उत्तरीय है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अपने किताब में देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो आंसर सही है वही आंसर बताएंगे। जैसे पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम आपको बताए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको बताए थे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए दूसरा का आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। यह सारे प्रश्न हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो हम आपको बताए थे कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, इसलिए तीसरा का सही जवाब 15 मार्च 1950 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस देश का आर्थिक आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो हम आपको बताए हैं कि जिस देश का आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है और जिस देश का आय कम होता है वह विकासशील देश कहलाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस देश का आर्थिक आय अधिक होता है वह कैसा देश कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी किताब में दिया गया है, जिसमें से बिहार सही जवाब होगा, क्योंकि बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और इसका उत्तर भी जानते हैं। कह रहा है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली स्थान था। यहाँ पर खाली स्थान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को यहाँ पर क्या भराएगा यह बात आपको सोचना है। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा उपनिवेश। क्यों? क्योंकि भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था, इसलिए यहाँ पर उपनिवेश भरा जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। यहाँ पर आपका खाली स्थान है, तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था, इसलिए यहाँ पर शोषण भरा जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है, इसलिए यहाँ पर खाली स्थान है तो प्रणाली भरा जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर औद्योगिक की जगह खाली स्थान है तो इसमें औद्योगिक भरा जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए हम आपको बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। यह तीनों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर खाली स्थान में परिवर्तन भरा जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास जो है वह आवश्यक रूप से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय खाली स्थान को दिया जा सकता है। यहाँ पर खाली स्थान है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में आर्थिक विकास का जो श्रेय है वह नियोजन को दिया जा सकता है, जिसका पूरा नाम आर्थिक नियोजन भी होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर नियोजन भरेंगे।
चलिए 7वां नंबर प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे अधिक सूचकांक माना जाता है, और यहाँ पर जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय लिखा हुआ है यहीं पर खाली स्थान है, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय भराएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली स्थान को सबसे ऊंची सूचकांक माना जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को। कहने का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है कि कौन देश कितना ज्यादा विकसित देश है या फिर विकासशील देश है, कितना आगे है, कितना पीछे है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा तो वह विकसित देश होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो वह विकासशील देश होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली स्थान है। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ पर भरना है कि दयनीय है, क्योंकि बिहार में साधन की कमी नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न यही कह रहा है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी जो बिहार की स्थिति है वह दयनीय है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में खाली स्थान ही जीवन का आधार है। बताइए बिहार में जीवन का आधार क्या है? तो बिहार में मुख्य रूप से कृषि ही जीवन का आधार है, यानी कि बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर ही डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाली स्थान में कृषि भरा जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के विकास में खाली स्थान एक बड़ा बाधक है। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। बिहार के विकास में यहाँ पर बाढ़ भरा जाएगा, क्योंकि बिहार के विकास में बाढ़ जो है वह एक बहुत बड़ा बाधक है, इसलिए खाली स्थान की जगह पर बाढ़ भरा जाएगा। चलिए तो खाली स्थानों को भरने वाला भी प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जो भी प्रश्न होगा वो आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह वाला प्रश्न तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया कहने का मतलब कि कृषि कार्य हो गया, उद्योग धंधे हो गए, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार इत्यादि, या जितने सारे भी आर्थिक क्रियाएं हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही संपादित होते हैं। तो देख लीजिए यहां पर हम लोग इतना तो लिखेंगे ही, और इसके साथ लिखेंगे ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है और यह जितने सारे भी आर्थिक क्रियाएं हैं यह रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब कृषि कार्य को ही आप लोग उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। खेती करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, यानी कि उनका रोजगार ही है खेती करना, तो जो कृषि कार्य हो गया यह भी बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है। उद्योग धंधे की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार करने में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, यानी कि व्यापार में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में जाते हैं तो बैंक में बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी कुछ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर परिवहन की बात करें तो वहां पर भी रोजगार है, संचार की बात करें तो वहां पर भी रोजगार है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि ये जो होते हैं वह केवल वस्तुओं एवं सेवाओं को संपादित नहीं करते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। मान लिया जाए कि आपके पास किसी चीज की आवश्यकता है और जब तक आप लोग नौकरी नहीं करेंगे तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो आप लोग किसी भी आवश्यकता का पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पर अर्थव्यवस्था कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। और ये न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो पहला नंबर प्रश्न तो खत्म हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ध्यान से आप लोग समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम आपको बताए थे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है दोनों का मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का वो वैसा भाग जिसमें साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। चलिए हम आपको शुरू से समझाते हैं।
आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे कि मालिक कौन होता था, निजी व्यक्ति होता था। उसके बाद आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे कि जो साधनों का स्वामित्व होता है वह सरकार के पास होता है, यानी कि मालिक सरकार होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम आपको बताए थे कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। कहने का मतलब कि मालिक आम जनता भी होता है, यानी कि कोई एक खास पर्सन भी होता है, और सरकार भी होता है। कहने का मतलब कि जिसमें साधनों का जो स्वामित्व है वह सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, अर्थव्यवस्था का वैसा भाग जिसमें साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और कहां कहां में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत एवं पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब भी समझ गए होंगे। यह जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं आपकी किताब का ही प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, सतत विकास क्या है। पिछले क्लास में यानी कि जो सबसे फर्स्ट क्लास था उसमें हम आपको सतत विकास कहने का मतलब भी बताए थे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। विकास की वैसी धारणा जो जारी रह सके और टिकाऊ बना रहे एवं न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे बल्कि बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती हो, उसे ही सतत विकास कहा जाता है। कहने का मतलब हम आपको समझाए थे कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कोयला का उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला का उपयोग हम लोग उतने अधिक ढंग से नहीं करेंगे ताकि हमारे सीजन में ही वो खत्म हो जाए। कहने का मतलब कि जब तक हमारा जिंदगी है तब तक कोयला खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोयले का उपयोग हम किए हैं तो जो हमारे आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी वो साधन बचना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचना चाहिए। इतना सीमित तक ही हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। मतलब विकास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोयला से हम लोग विकास कर रहे हैं, पेट्रोलियम से हम लोग विकास कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस से हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हम लोग सीमित मात्रा में करें। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको जल्द से जल्द खत्म कर दें, क्योंकि उसका जो भंडार है वह सीमित है, इसलिए उसका अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। और इसे ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। यानी कि विकास करें लेकिन भावी पीढ़ी की योग्यता तथा क्षमता को देखते हुए विकास करें, तो उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सतत विकास का मतलब ही लिख लेंगे कि विकास की वैसी धारणा जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे एवं न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करे बल्कि बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती हो, उसे ही सतत विकास कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो कि चौथा है, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्थिक नियोजन, आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी खास राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक में प्रयोग करना एवं आर्थिक समृद्धि को देश में सुचारू रूप से चलाना। अब आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। यह जो आर्थिक नियोजन होता है इसी के अंतर्गत आता है योजना आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अवधि में, जैसे योजना आयोग में क्या होता था, 5 साल का एक समय लिया जाता था कि 5 साल के अंदर जितना भी कार्य होगा उसका योजना कौन तैयार करेगा, तो योजना आयोग तैयार करेगा। तो वही कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी खास राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, जैसे भारत की हम लोग बात करें तो भारत का प्रमुख प्राथमिकता क्या है, इसका ध्यान रखते हुए देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य में प्रयोग करना। यानी कि जितने सारे भी देश में संसाधन मौजूद हैं उसका कार्य हम लोग देश के विकास में किस तरह से करेंगे, इसी के बारे में कार्य करता है, इसी के बारे में सोचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। और आर्थिक समृद्धि को देश में सुचारू रूप से चलाने का भी कार्य कौन करता है, आर्थिक नियोजन ही करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आर्थिक नियोजन कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। आपको हम जब पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे मानव विकास रिपोर्ट, तो वहां पर नहीं बताए थे। हम आपको बताए थे कि अगले क्लास में जब हम आपको लघुतरीय प्रश्न बताएंगे तो वहां पर मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। ध्यान से आप लोग समझिएगा।
राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य जो है वह देश के वर्तमान जनसंख्या का, जैसे मान लिया जाए कि अभी हमारे देश में 1,35,00,000 जनसंख्या है, तो उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, उसका शारीरिक स्तर क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है और विकास का निर्धारण क्या है, यानी कि कहाँ तक हम लोग अभी तक विकास किए हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जैसे आप लोग नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट यानी कि मानव कितना विकास किया है इसी का रिपोर्ट तैयार करना। तो कैसे पता चलेगा कि मानव कितना विकास किया है? तो सबसे पहला तो उसके शैक्षिक स्तर से पता चलेगा कि कितना पढ़ा लिखा है, आगे कहाँ तक पढ़ाई कर रहा है। शारीरिक स्तर से पता चलेगा कि खान पान कैसा है। मानसिक स्तर से पता चलेगा और विकास के निर्धारण से पता चलेगा कि हाँ कि मानव का विकास रिपोर्ट क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मानव विकास रिपोर्ट का मतलब समझ रहे होंगे। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है जो खास करके निर्धनता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती है। यानी कि अगर गरीबी है तो उसको दर्शाने के लिए यह बहुत अधिक बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए मानव विकास रिपोर्ट जो है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए समझिए कि एक वरदान है। तो उम्मीद करते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। नाम से ही आप लोग ध्यान रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि मानव कितना विकास किया है इसका रिपोर्ट तैयार करना। और कैसे रिपोर्ट तैयार होगा? तो मानव के शैक्षणिक स्तर के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर, शारीरिक स्तर के आधार पर और विकास का निर्धारण कितना हुआ है इस स्तर पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। यानी कि आधारिक संरचना क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। और कह रहा है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। जैसे आप लोग यहां से समझिए, कह रहा है कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा उन सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस देश का बिजली अच्छा होगा वह देश विकास करेगा। अब यदि हम लोग परिवहन की बात करें तो अगर परिवहन की सुविधा अधिक होगी तो वहाँ के लोग अधिक विकास करेंगे। संचार सुविधा बढ़िया होगा तो अधिक विकास करेगा। बैंकिंग सुविधा अच्छा होगा तो अधिक विकास करेगा। अगर स्कूल अच्छा होगा तो लोगों को शिक्षा बढ़िया मिलेगा जिससे वहाँ के लोग ज़्यादा विकास करेंगे। कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज में अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोग ज़्यादा विकास करेंगे। अस्पताल ठीक होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग ज़्यादा विकास करेंगे। इस प्रकार से कहने का मतलब कि यदि जो आर्थिक विकास के लिए जितने सारे भी कारक जो सहायक हैं, यदि इनका सिचुएशन अच्छा है यानी कि यदि इनका स्थिति अच्छा है तो वह देश ज्यादा विकास करेगा। इसी चीज को लिखा गया है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के विकास में बिजली का महत्वपूर्ण योगदान है, परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल यह सभी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, मतलब जिस देश का अस्पताल ज्यादा विकसित होगा, स्कूल ज्यादा विकसित होगा, कॉलेज ज्यादा विकसित होगा, बैंकिंग प्रणाली ज्यादा अच्छा होगा, वह देश अधिक विकास करेगा। और जिस देश में यह सारी सुविधाएं लचर पचर होगी यानी कि खराब होगा वह देश कम विकास करेगा। तो यही आपको इस प्रश्न में बताया गया है। इस प्रश्न में यही पूछ रहा है कि जो आधारिक संरचना होता है वह क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है आधारिक संरचना यानी कि जो आधार होता है, यानी कि जो किसी भी देश का मुख्य आधार है उसका संरचना हम लोग कैसे तैयार करते हैं इस पर प्रकाश डालना है। तो उम्मीद करते हैं कि आधारिक संरचना कहने का मतलब भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो छठा नंबर प्रश्न तक तो हम लोग देख लिए। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में यह 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। इसलिए जो यह वाला प्रश्न है यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, यानी कि अगले क्लास में आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए उसका उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कोई भी लघुतरीय प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब भलीभांति दे पाएंगे और अच्छे तरीके से दे पाएंगे और सिंपल लैंग्वेज में दे पाएंगे ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।